डार्क राज खुलेंगे राज। शाम गहरा हो रही थी। पोस्टमैन रमेश की साइकिल की घंटी की धीमी आवाज सुनसान गली में गूंज रही थी। रमेश एक सीधा साधा जिम्मेदार डाकिया था जिसने पिछले 20 सालों में कभी कोई गलती नहीं की थी। आज उसकी थैली में एक अजीब मोटे भूरे कागज पर स्याही की जगह गहरे लाल रंग से लिखा हुआ एक खात था। खात पर लिखा पता अजीब था, पुराना हवेली, गली नंबर 7। रमेश को याद आया कि गली नंबर 7 में बस एक ही जली हुई हवेली है, एक खंडहर, जिसके बारे में कहा जाता था कि 50 साल पहले एक भीषण आग में पूरा परिवार जलकर मर गया था। लोग कहते थे कि उस रात चीखें बहुत देर तक गूंजती रही थीं और उसके बाद उस घर से कभी कोई जिंदा नहीं निकला। रमेश ने कई बार कोशिश की कि उस पते को अनदेखा कर दे, लेकिन उसकी ईमानदारी उसे कचोट रही थी। उसने सोचा, गलत पता होगा, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है पहुंचाना। एक गहरी सांस लेकर उसने साइकिल रोकी और खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। खंडहर की देहरी पर पहुंचते ही रमेश को हवा में ठंडक और राख की बांस महसूस हुई, जैसे आग अभी अभी बुझी हो। दीवारें काली पार चुकी थीं और टूटी हुई खिड़की से अंदर का अंधेरा बाहर झांक रहा था। उस अंधेरे में भी रमेश को एक पल के लिए लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। दो जलती हुई आंखें, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कांपते हाथों से रमेश ने उस खून से लिखे खात को दरवाजे की टूटी चौखट के पास जमीन पर रख दिया। जैसे ही खाट जमीन को छुआ, एक अजीब सी दबी हुई सिसकी की आवाज खंडहर के भीतर से आई, जो हवा में घुल गई। यह सुनकर रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिना पीछे देखे जितनी तेजी से हो सकता था साइकिल उठाई और भाग निकला। पूरी रात उसे नींद नहीं आई और बार बार उस खंडहर की जलती आंखें उसे सपने में डराती रही। अगले दिन रमेश अपनी ड्यूटी पर नहीं आया। दोपहर तक जब रमेश की कोई खास खबर नहीं मिली तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उसके छोटे से घर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांकने पर जो दृश्य दिखा उसने सबकी रूह कंपा दी। रमेश का शरीर फर्श पर बेजान, मगर सबसे भयानक बात यह थी कि उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं था और सबसे अजीब, उसके शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं था। उसका पूरा शरीर बिल्कुल सूखा सिकुड़ा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने अंदर से सारा रक्त खींच लिया हो। दीवार पर उसी गहरे लाल रंग से जो खून के सिवा कुछ नहीं हो सकता था, एक शब्द लिखा था, शुक्रिया। पुलिस इंस्पेक्टर विक्रांत इस केस को संभालने के लिए आया। वह एक तजुर्बेकार और निडर अफसर था, लेकिन इस दृश्य ने उसे भी अंदर तक हिला दिया। खून से लिखा शुक्रिया और लाश जिसमें खून नहीं था। यह कोई साधारण कत्ल नहीं था। विक्रांत ने रमेश की पत्नी, जो गीछम से बेहाल थी, से आखिरी रात की बात पूछी। वह रोते हुए बोली, वो बहुत डरे हुए थे, बार बार उस जले हुए घर और खून वाले खाहत की बात कर रहे थे। जला हुआ घर, गली नंबर 7 वाला? विक्रांत ने पूछा। हाँ, वही। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि वहां कोई नहीं रहता, पर फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि खत वापस लाएं। विक्रांत तुरंत अपनी टीम के साथ गली नंबर 7 के उस खंडहर की ओर चल पड़ा। इंस्पेक्टर विक्रांत और उसकी टीम ने अंधेरी गली नंबर 7 में कदम रखा। खंडहर का बाहरी हिस्सा दिन के उजाले में भी उतना ही डरावना था जितना रमेश ने रात में महसूस किया होगा। विक्रांत ने दरवाजे के पास जाकर देखा, कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ जली हुई चौखट थी। रमेश ने खत यहीं रखा होगा, विक्रांत ने सोचा। खंडहर के अंदर प्रवेश करते ही हवा अचानक भारी हो गई। धूल और जली हुई लकड़ी की सड़ी हुई गंध के साथ लोहे की एक अजीब हल्की सी गंध आ रही थी, जो लगभग खून जैसी थी, पर सूखी हुई। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने अंदरूनी कमरों को देखा। 50 साल पहले लगी आग ने सब कुछ खाक कर दिया था, लेकिन कुछ चीजें अब भी अपनी जगह पर थीं। टूटी हुई कुर्सियां, राख से ढका एक लोहे का पलंग और एक कोने में एक छोटा जला हुआ झूला। जैसे ही विक्रांत झूले के पास पहुंचा, उसे दीवार पर एक और छोटी सी लाल रंग की लिखावट दिखी। यह शब्द पिछली रात रमेश के घर पर मिले शब्द से अलग था, इंतजार। विक्रांत के माथे पर पसीना आ गया। यह घर खाली नहीं था। यह कोई चोर डाकू का काम नहीं था। यह कुछ अमानवीय था। टीम खंडहर की तलाशी ले रही थी। एक टूटी हुई अलमारी के पास सिपाही मोहन ने जमीन पर पड़ी हुई एक चीज उठाई। वह एक आधी जली हुई डायरी का पन्ना था।
जिसका किनारा खून की स्याही से लिखे खाद्य जैसा ही गहरा लाल था। पन्ने पर लिखावट पुरानी और धुंधली थी, लेकिन पढ़ी जा सकती थी। आज 12 अक्टूबर। मेरी बच्ची 2 साल की हो गई, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। शहर के साहूकार ने हमें धमकी दी है। वह घर छीनना चाहता है। उसने कहा है कि अगर हमने कल सुबह तक कर्ज नहीं चुकाया तो वह सब कुछ जला देगा। हमने उसे बहुत प्यार से पाला है। हे भगवान, हमें बचाओ। मेरी बेटी, मेरी प्रिय बेटी, मैंने तुम्हारे लिए अपना खून भी दे दिया होता, पर अब क्या करूं? अब तो बस एक ही रास्ता है। पन्ना वहीं खत्म हो गया था। विक्रांत ने कंपकपाते हाथों से वह पन्ना पकड़ा। 12 अक्टूबर, उसने फुसफुसाया। और आज कौन सी तारीख है? मोहन ने कैलेंडर देखकर बताया। 13 अक्टूबर सर। रमेश को वह खत 12 अक्टूबर की रात को मिला था और 13 अक्टूबर की सुबह उसका शरीर मिला। ये 50 साल पहले की उस रात की तारीख थी जब घर जला था। अचानक खंडहर के पिछले हिस्से से, जहां कभी रसोई हुआ करती थी, खटखटाहट की आवाज आई। यह आवाज किसी दरवाजे के खुलने या बंद होने की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से किसी भारी चीज को पीट रहा हो। विक्रांत और मोहन हथियार लेकर उस ओर भागे। वहां एक छोटी सी कोठरी का दरवाजा था जो आग से अछूता रह गया था। दरवाजे पर भी उसी गहरे लाल रंग से अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे सिसकते हुए चेहरे। जैसे ही विक्रांत ने दरवाजे की कुंडी पकड़ी, उसे लगा जैसे बर्फ जैसा ठंडा हाथ उसके हाथ को छू गया हो। उसने डर को दरकिनार किया और दरवाजा खोला। कोठरी के अंदर जबरदस्त अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्होंने जो देखा उससे उनकी सांसें गले में अटक गईं। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक मिट्टी का गरा था जिसमें गहरा लाल तरल पदार्थ भरा हुआ था, और गरे के ठीक ऊपर कोठरी की छत पर एक भयानक संदेश लिखा था, यह प्यास नहीं बुझेगी। उस गरे को देखकर विक्रांत को एहसास हुआ कि रमेश का सारा खून कहाँ गया था। वह खून कोई बदला लेने वाली आत्मा नहीं, बल्कि प्यासा इंतजार पी गया था। तभी कोठरी के कोने से एक पुरानी सूखी हुई आवाज आई जो हवा में गूंज रही थी। मेरा खत आ गया है, अब मैं आ रही हूं। विक्रांत और मोहन दहशत से जम गए। उन्हें लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें कोठरी के अंदर धकेल दिया हो और बाहर का दरवाजा जोर से बंद कर दिया हो। दरवाजा धर्म से बंद होते ही कोठरी में भयानक अंधेरा छा गया। टॉर्च की रोशनी जमीन पर पौरे खून से भरे घर पर पार रही थी, जिससे अंधेरे में भी वह लाल रंग डरावना लग रहा था। मोहन, दरवाजा खोलो, विक्रांत ने चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में दफन हो गई। मोहन ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, पर वह टस से मस नहीं हुआ, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे बाहर से जकार लिया हो। तभी घर के पास से वही पुरानी सूखी हुई आवाज फिर आई, इस बार और तेज, बिल्कुल उनके कान के पास। मेरा खत आ गया है, आखिरकार। 50 साल का इंतजार, सिर्फ एक खत के लिए, एक खत जो मेरे प्यासे बच्चों ने लिखा था। विक्रांत और मोहन डर से कांप उठे। उन्हें एहसास हुआ कि यह एक आत्मा नहीं, बल्कि पूरे परिवार की प्यासी आत्माएं थीं, जो उस आग में जलने के बाद से किसी संदेश, किसी आखिरी इच्छा की पूर्ति का इंतजार कर रही थीं। रमेश का खून उस इंतजार का बलिदान था। अचानक कोठरी की दीवारों पर आग की लपटों के साए बनने लगे। ये साए भयानक रूप से नाच रहे थे। सर, हमें निकलना होगा, मोहन ने दहशत में फुसफुसाया। विक्रांत ने तुरंत अपने दिमाग को तेज किया। अगर यह सच में कोई अतृप्त आत्मा है तो उसे शांत करने का कोई रास्ता होगा। उसे याद आया, रमेश की पत्नी ने कहा था कि रमेश ने खाद दरवाजे पर रख दिया था, लेकिन वह उसे वापस नहीं लाया। मोहन, डायरी का वह जला हुआ पन्ना कहाँ है? विक्रांत ने पूछा। मोहन ने थरथराते हुए वो पन्ना जेब से निकाला। उसी पल घर का लाल तरल तेजी से हिलने लगा और कोठरी में ठंडक और बढ़ गई। यह खट कहां से आया होगा? विक्रांत ने सोचते हुए कहा। 50 साल पहले जब घर जला तो परिवार खत्म हो गया, लेकिन किसी ने तो वह खत बाद में लिखा होगा और रमेश को भेजा होगा। तभी मोहन की टॉर्च की रोशनी जमीन पर पारी। उसे एक छोटा सा सूखा हुआ गुलाब का फूल दिखा जो जलने से बच गया था। गुलाब के नीचे राख में कुछ लिखा था, बेटी। विक्रांत ने उस जले हुए पन्ने को देखा जिस पर लिखा था, मेरी प्रिय बेटी, मैंने तुम्हारे लिए अपना खून भी दे दिया होता। उन्हें समझ आ गया, आग लगने से पहले माँ या बाप ने यह डायरी लिखी थी,
लेकिन खून से खात जो 50 साल बाद रमेश को मिला, वह उस परिवार के किसी सदस्य ने नहीं, बल्कि उस घर की आग से बची हुई बेटी ने लिखा होगा। मोहन, वह खून से लिखा खाट, वह कहां गया? विक्रांत ने पूछा। सर, रमेश के घर पर दीवार पर सिर्फ शुक्रिया लिखा था, खाट वहां नहीं था। तभी एक भयानक चीख की आवाज कोठरी के भीतर गूंजी, जिससे दोनों के कान सुन्न पार गए। अब उन्हें साफ दिखने लगा, 3 धुंधले साए उनके सामने नाच रहे थे। वे साए थे माँ, बाप और उस छोटी बच्ची के। इतने सालों से हम अपनी बच्ची को संदेश भेजना चाहते थे कि वह इस प्यास से दूर रहे। एक धीमी टूटी हुई आवाज आई। विक्रांत ने उस जली हुई डायरी के पन्ने को जोर से पाकरा और हिम्मत करके बोला, तुम्हारा संदेश पहुंच चुका है। 50 साल बाद तुम्हारी बेटी ने ही वह खत लिखा होगा, ताकि तुम लोगों को पता चले कि वह जिंदा है, वह सुरक्षित है, और यही वह शुक्रिया है जो तुमने रमेश के घर पर लिखा। जैसे ही विक्रांत ने ये शब्द कहे, साए अचानक स्थिर हो गए। गार में भरा लाल तरल शांत हो गया। विक्रांत ने उस डायरी के पन्ने को घर के पास रख दिया। यह आखिरी संदेश है तुम्हारी ओर से, अपनी बच्ची के लिए जिसे तुम बचाना चाहते थे। उसी पल कोठरी के दरवाजे की कुंडी अपने आप गिर गई। भयानक ठंडक चली गई और हवा फिर से सामान्य हो गई। विक्रांत और मोहन हांफते हुए बाहर निकले। खंडहर अब भी वही था, लेकिन उसकी हवा में अब अजीब सी शांति थी। विक्रांत समझ गया था, 50 साल पहले आग से बचने वाली वह छोटी बच्ची बारी हो गई थी। शायद वह उस रात भाग गई थी। वह वर्षों से अपने माता पिता के कर्ज और उस भयानक घर के डर में जी रही थी। आखिरकार उसने साहस जुटाया और अपना खून इस्तेमाल करके वह खत लिखा। शायद एक आखिरी विदाई, एक आखिरी अनुरोध कि उसके माता पिता की आत्माएं शांति पालें। पोस्टमैन रमेश ने वह खून से लिखा खत उस घर तक पहुंचाया, जिससे आत्माओं को यह संदेश मिला कि उनकी बेटी जिंदा और सुरक्षित है। रमेश का खून आत्माओं की 50 साल की प्यास बुझाने के लिए जरूरी था, क्योंकि मां ने डायरी में लिखा था कि वह अपनी बेटी के लिए अपना खून भी दे देती। यह उनकी प्यास और उनकी मुक्ति के बीच का बलिदान बन गया। विक्रांत और मोहन ने खंडहर को सील कर दिया। रमेश की मौत का कोई कानूनी जवाब नहीं था, लेकिन विक्रांत जानता था कि इस मामले का हल कानून नहीं, बल्कि प्यार और त्रासदी के बीच छिपा है। सवाल अब भी बाकी है, रमेश को वह खत भेजने वाली वह बेटी कौन थी? क्या विक्रांत उस रहस्यमयी महिला को कभी ढूंढ पाएगा? खंडहर से बाहर निकलने के बाद इंस्पेक्टर विक्रांत ने केस फाइल को बंद करने का आदेश दे दिया, लेकिन उसके मन की तलाश जारी थी। रमेश की मौत का कारण आधिकारिक तौर पर अज्ञात रहा, मगर विक्रांत जानता था कि वह उस छोटी बच्ची को खोज निकालेगा जिसने 50 साल बाद अपनी मरी हुई मां की इच्छा पूरी करने के लिए अपने खून से वह खत लिखा था। विक्रांत ने पोस्ट ऑफिस के पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। 50 साल पहले उस आग लगने की घटना के बाद एक अनाथालय के कागजात में एक बच्ची का जिक्र मिला, जिसका नाम निशा था। वह 12 अक्टूबर की रात खंडहर के पीछे वाले खेत से रोती हुई मिली थी। उसे गोद ले लिया गया था और उसका नाम बदल दिया गया था। रिकॉर्ड्स की मदद से विक्रांत आखिरकार उस महिला तक पहुंचा। वह अब एक शांत बुजुर्ग महिला थी, जो शहर से दूर पहाड़ों में एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसका नाम अब शारदा था। जब विक्रांत शारदा के दरवाजे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वह अपने छोटे से बगीचे में लाल गुलाब उगा रही थी। वही गुलाब जिसका सूखा हुआ फूल खंडहर की कोठरी में मिला था। शारदा ने इंस्पेक्टर को देखा और उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बस गहरी उदासी थी। आप उस खाट के बारे में पूछने आए हैं, है ना? उसने धीरे से पूछा। विक्रांत ने हामी भरी। शारदा ने बताया, मैंने उस रात आग लगने से ठीक पहले अपने माता पिता को जलते हुए देखा था। मैं किसी तरह बच गई, लेकिन उनकी आखिरी चीखें मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहीं। मुझे पता था कि उनका कर्ज और उनकी अधूरी इच्छा उन्हें शांति नहीं देगी। मुझे पता चला कि वे एक खाट का इंतजार कर रहे थे, एक संदेश कि उनकी बच्ची सुरक्षित है। उसकी आवाज कांप उठी। मुझे पता था कि केवल सच्चा बलिदान ही उन्हें मुक्त कर सकता है। इसलिए मैंने वह खात अपने खून से लिखा। यह मेरे माता पिता के लिए मेरी तरफ से आखिरी खात था, एक वादा जो मां ने डायरी में लिखा था कि वह मेरे लिए अपना खून भी दे देती। मैंने उन्हें वही बलिदान दिया। विक्रांत को अब रमेश के घर की दीवार पर लिखे शब्द का मतलब पूरी तरह समझ में आया।
वह शुक्रिया रमेश के लिए नहीं था, बल्कि शारदा के लिए था, जिसने अपना खून देकर उनकी प्यास और उनकी आत्माओं को मुक्त किया था। शारदा ने अपनी कहानी खत्म की और एक गहराई से भरी मुस्कान के साथ कहा, अब उन्हें शांति मिल गई होगी। विक्रांत ने चुपचाप शारदा को देखा। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई गिरफ्तारी नहीं की। उसने महसूस किया कि प्यार और डर के इस भयानक जाल में हर कोई पिड़ित था। उसने फाइल बंद कर दी और हमेशा के लिए उस रहस्य को वहीं दफन कर दिया। पोस्टमैन रमेश की मौत एक ऐसा रहस्य बन गई जिसका जवाब सिर्फ खंडहर की जली हुई दीवारें, एक बूढ़ी औरत की गहरी आंखें और खून से लिखा एक खत ही जानते थे। इंसानियत की दुनिया में कानून होते हैं, लेकिन रूहों की दुनिया में सिर्फ इमोशन काम करते हैं। इंस्पेक्टर विक्रांत को यह सच्चाई पता चल चुकी थी। उसने फाइल बंद कर दी और शहर एक भयानक अनसुलझे रहस्य के साथ आगे बढ़ गया।